हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में कवर किया आईपीआर 1956 और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमने देखा कि क्यों आपकी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब 5 ईयर प्लान चल रहे थे तो सरकार को आगे आना पड़ा कि हमें प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा अपना कंट्रोल रखना है इकोनॉमी में, ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सके। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अभी उसी वीडियो का एक्सटेंशन अब ये वाला वीडियो हम करेंगे। इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज की डेट में काफी ज्यादा क्रूशियल भी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और दूसरा हम इसके बाद डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या चीज है, इसमें किस तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, क्या इनका रोल होता है, और हमें कैसे पता लगेगा कि कोई इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो होती है इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट, जो ये डिसाइड करती है कि ये इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। तो जब आपकी इकोनॉमी में 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम शुरू हुआ, यानी 1951 की अगर आप बात करो, तो उस समय जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ना बहुत नैरो था। एक दो कॉटन मिल, एक आध कोई जूट की मिल, एक दो आयरन टेक्सटाइल मिल जमशेदपुर कोलकाता वगैरह में, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था। तो बड़ी बड़ी मिल्स तो ज्यादा थी नहीं, लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे इतने कि वो बड़े बड़े जो है वो यूनिट्स लगा सके। और जिन लोग के पास पैसे थे, मैंने आपको बताया था कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि भैया इतना कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो हम इतने पैसे क्यों लगाएं, इंडिया का मार्केट उतना एडवांस नहीं है, लोग गरीब है। तो अब उस समय पे सरकार को तो ये लग रहा था उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना डेवलप करना है, इसलिए वो खुद आगे आ रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज लगवाने में लोगों को जो है वो मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित करें कि आप बड़े यूनिट्स की जगह छोटे छोटे जो है वो काम करिए, छोटे यूनिट्स लगाइए, ताकि जो है हम आपको उसमें आपकी आमदनी बढ़ सके और आप धीरे धीरे उसमें ग्रो कर सको। तो 1951 में उन्होंने क्या कहा कि 5 लाख तक का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 लाख रुपए, कोई भी यूनिट लगाता है 5 लाख रुपए की, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या किसी भी तरह की, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये जो क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना चेंज होता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जैसे मैंने आपको सरकार का बताया कि बहुत सरकार मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें उस समय जरूरत लग रही थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही रूरल डेवलपमेंट को जो है वो आगे कर सकती है, उसको आगे ला सकती है। तो 1951 में इन्होंने 5 लाख रुपए डिसाइड किया। अभी जुलाई 2020 की अगर आप बात करें तो मई 2020 में प्रपोज हुआ और जुलाई में गवर्नमेंट ने नोटिस इशू कर दिया। जुलाई 2020 में ये जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है ये 5 लाख से बढ़ के आज की डेट में 10 करोड़ हो गई है। 10 करोड़ है आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर अगर है आपका, सॉरी क्या लिख रही हूँ, पेन पता नहीं, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो सरकार ने कहा है कि 50 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है और 10 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना वाइड उन्होंने, धीरे धीरे सरकार ने इतनी ग्रोथ देखी इस इंडस्ट्री में कि उन्होंने कितना वाइड इसकी रेंज कर दी है। अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल मुझे देना हो तो कौन सी इंडस्ट्रीज आएंगी, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग आ गई, ठीक है, या हॉजरी के जैसे कपड़े होते हैं छोटे छोटे, कोई भी किसी तरह के स्टेशनरी आइटम है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं बनती हैं वो जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती हैं। इनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे मैं आपको बता ही रही हूँ कि सरकार को तो समझ में आ गया था कि भाई बड़े प्लेयर तो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, छोटे प्लेयर्स को मैदान में लाओ अगर जीतनी है जंग तो
ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, वो कुछ चीजें हैं जो बिलीव की जाती हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल रहता है इकोनॉमी में। तो पहला जो है वो है ये लेबर इंटेंसिव होती हैं। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव का देखो, दो तरह की इंडस्ट्रीज हम मानते हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव वो जिसमें कि ज्यादा लेबर का यूज होता है, मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा इस इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री में ज्यादा क्या चीज यूज होती है, वो चीज है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा यूज होता है, तो यानी कि ज्यादा लोग जो है इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्यों ऐसा? अब आप कहोगे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो मैम और ज्यादा लोग काम करेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मशीन बेस्ड होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, तो उसमें पैसा लग के ज्यादा मशीन्स लग के ऑटोमेटेड वर्जन पे चलती है। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें हाथ के काम वाले भी चीजें आती हैं, तो ये लेबर इंटेंसिव होती है। तो सरकार की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की ऑटोमेटिकली, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये तो एक तो पहली खासियत इसकी, ये बहुत बड़ी खासियत है। दूसरी खासियत है कि ये बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को जो है प्रमोट करती है। कैसे? अब ये कैसे करेगी बैलेंस रीजनल? देखो, बड़ी इंडस्ट्री तो किसी बड़ी 2-3 जगह मैंने आपको बताया, ज्यादा ग्रोथ उस समय नहीं थी हमारी, तो कुछ जगह लगी हुई है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कह रहे हो 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करके लगा लो, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे जो उद्योग थे वो अपने घरों से करने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे टाई एंड डाई का काम हो गया, और किसी भी जैसे कपड़ा बनाने वाली कोई मिल है, उसको आपने बेसिक उसका जो रॉ मटेरियल धागे बनाने की अपनी छोटी सी यूनिट लगा ली, इसमें आप जो है वो धागा बना के उसको सप्लाई करते हो। तो इससे क्या हो रहा है, घर घर में ये उद्योग, लघु उद्योग कहते हैं ना, घर घर में ये छोटे छोटे चीजों के कारखाने खुल गए। तो हर रीजन का, हर एरिया का, हर तरीके के लोगों का जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट इससे होना शुरू हो गया। तो इसलिए बैलेंस हर, वरना क्या था, एक कोलकाता में मिल है, एक जमशेदपुर में, अरे बाकी लोग, बाकी कंट्री इतनी बड़ी है वहां पे, तो अब धीरे धीरे सारे रीजन्स में जो है वो लघु उद्योग खुल गए और इससे ग्रोथ होने लगी हर रीजन की। तीसरी चीज प्रमोट्स इक्विटी। जाहिर सी बात है, अब छोटे लोग भी जो है वो अपना रोजगार करके काम कर रहे हैं, तो जो वेल्थ है और इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो इक्विटी जनरेट हो रही है। प्लस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कैसे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है? कोई बड़ी फैक्ट्री है, जैसे सपोज आप कपड़े की फैक्ट्री की बात करें, तो वो तो सीधा फिनिश्ड एपरल या फिनिश कपड़ा बना रही है। अब उनको उसके लिए धागे चाहिए, तो धागे कहाँ से आएंगे? किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से उन्होंने टाई अप कर लिया, उन्होंने कहा जी आप हमें रोज इतने इतने धागे सप्लाई करो और हम आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे देंगे। मुझे डिफरेंट कलर के कपड़े डाई करे हुए चाहिए, तो एक छोटी यूनिट उससे टाई अप कर लिया जो कपड़े डाई करने का काम करती है, तो आप हमें कपड़े अलग अलग रंगों में डाई करके दो, हम आपको उसकी पेमेंट। तो ये जो स्मॉल स्केल यूनिट्स थे, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ये एक तरीके से रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, किनको? लार्ज स्केल यूनिट्स को। तो ये जो है बहुत बड़ा ये काम था कि ये सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल थे। और अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जब मैंने आपको रोल बताया, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि ये लेबर इंटेंसिव थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे और इतना ग्रोथ और इक्विटी में हेल्प कर रहे थे, बट इनको कुछ प्रॉब्लम भी थी। इनकी क्या प्रॉब्लम थी कि ये बड़ी जो इंडस्ट्रियल फर्म्स थे उनके साथ compete नहीं कर पाते थे। और देखो, ये बहुत ऑब्वियस है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका जो डेवलपमेंट है वो तभी होगा जब उसको बड़ी जो फर्म्स हैं, लार्ज फर्म्स, उनके पास पैसा भी बहुत है और रिसोर्सेज भी बहुत है, उनसे इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सरकार ना एक बड़ी अच्छी स्कीम लेके आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स है, उन्होंने यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल यूनिट्स ही बनाएंगे। ये जो प्रोडक्ट्स, उन्होंने पूरी लिस्ट बना दी सरकार ने, उन्होंने कहा ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कोई भी लार्ज फर्म बनाएगी ही नहीं।
क्योंकि लार्ज फर्म को कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाते हैं, उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स लगे, उनका कम पैसे में बन जाता है, छोटे यूनिट वाले का वो बेचारा महंगा बनाता है, तो फिर उससे कोई खरीदता नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि भैया हम तो ना रिजर्व कर रहे हैं कि ये कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ स्मॉल स्केल यूनिट्स बनाएंगी, और इस रिजर्वेशन का जो है इनको ये बहुत बेनिफिट मिला कि अब क्योंकि इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है लार्ज वालों के साथ, ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बनी रहेगी और उसी रेट पे बनी रहेगी। दूसरी चीज सरकार ने एक और अच्छी चीज करी कि उन्होंने इसके साथ साथ इन SSUs को एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो रिजर्व कर दिए, इसके साथ इन्हें कंसेशन भी दिया। इन्होंने कहा कि SSUs जो भी हैं इन्हें हम कंसेशन भी देंगे। जैसे आप क्या कंसेशन की बात कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो थी वो लो रखी, ठीक है। इसके अलावा जो बैंक लोन अगर किसी ने लिया है, सपोज बैंक से लोन ले रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कैसा रखा, लो रखा। किनके लिए, जो कि स्मॉल स्केल यूनिट्स चलाते हैं। तो ये सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय ये चीजें की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना ये बड़ी फर्म्स के साथ compete नहीं कर सकते थे। तो ये था जब आपकी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लिमिट से आज 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट है। अभी रिसेंट 2020 में ही जो हमारी मिनिस्ट्री है MSMEs जो देखती है उसने ये चेंज लाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और डिस्कस मैं इसी वीडियो में आपसे करना चाहती हूँ, वो है फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रेड की जब हम यहाँ बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब हमने अडॉप्ट की थी आपकी इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो आपकी ट्रेड पॉलिसी से बहुत क्लोजली रिलेटेड थी, बहुत क्लोज उससे जो है वो उसका कनेक्शन था। और अगर आप पहले 7 5 ईयर प्लान्स की बात करो, तो पहले 7 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनमें जो एक स्ट्रैटेजी फॉलो हुई उसे हम इनवर्ड लुकिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, उसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भाई क्या चीज है, तो देखिए, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ देखना, है ना। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी मतलब हमें अपने देश, अपने जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपनी कंट्री की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को ही दूसरा नाम, टेक्निकली अगर आप देखो तो इसी का दूसरा नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, देखो यहां मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंपोर्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी जो चीजें हम पहले दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे उनका कोई लोकल लेवल पे ही सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, कि हमें बाहर से नहीं मंगानी, अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही लेनी है। इसे हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो पॉलिसी बनी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कह रहे हैं, इसका क्या एम था कि जो इंपोर्ट हो रहा है उसको भैया हमें रिप्लेस करना है या उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बुक में भी आपको शायद ही मिल जाएगा कि बाहर से बनी हुई इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं खरीदनी, हमें अपने यहाँ के लोगों को एनकरेज करना है कि आप इंडिया में ही गाड़ियां बनाओ ना। जैसे मारुति है ना, आजकल इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमें कितनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनीज हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, प्लस हमारे पास इंपोर्टेड गाड़ियां भी। तो उस समय सरकार ने ये सोचा इंडिपेंडेंस के बाद कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, और जो है हमें अपनी कंट्री के लोगों को जो है एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, हमें बाहर की चीजें नहीं मंगानी। अब
इसके लिए, इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फिर हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन में क्या होता है कि फॉरेनर्स के पास बहुत पैसा है, वो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, तो वो क्या करेंगे, अब वो लॉस बियर कर सकते हैं, उनके पास क्षमता होती है कि भैया मैं तो नुकसान झेल लूंगा। तो आपकी कंट्री में उन्होंने क्या किया कि कम पैसे में जो है थोड़ा सा सामान बेचा, जो और आपका सामान जो लोकल सामान है वो उससे महंगा है, तो कोई लोकल महंगा क्यों लेगा, इंपोर्टेड लेगा, सस्ता मिल रहा है वो उसे। तो सरकार ने क्या किया कि उन्होंने ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में जो है वो कुछ चीजें लॉन्च करी, जिससे कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्टेड रहे। तो इन्होंने ये जो प्रोटेक्शन है ये दो तरीके से किया, उन्होंने दो चीजें लॉन्च करी, पहला लॉन्च किया टैरिफ, दूसरा लॉन्च किया कोटा। अब ये टैरिफ और कोटा क्या चीजें हैं? टैरिफ देखो, टैरिफ की अगर आप बात करो तो टैरिफ को हम हिंदी में कर कहेंगे, इंग्लिश में ही एक और इसका सिनोनिम है टैक्स। टैरिफ का मतलब है टैक्स। कौन सा टैक्स? जो आपको देना है इंपोर्टेड गुड्स पे। सरकार ने क्या किया, इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ इंपोज कर दिए, टैक्स लगा दिए। उससे क्या हुआ कि इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए, एक्सपेंसिव हो गए, और जब वो एक्सपेंसिव हो गए तो फिर जो इंडियन मार्केट में उनके यूजर्स थे, बायर्स थे, वो थोड़ा सा कम हो गए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब कौन ले पाएगा? जो ज्यादा महंगा अफोर्ड कर सकता है। तो पहला काम सरकार ने क्या किया कि भैया टैरिफ लगा दो, टैक्स इतने ज्यादा कर दो कि लोग जो है वो खरीदने का सोचे ही ना, वो कहे नहीं नहीं कोई लोकली, हम तो अपना डोमेस्टिक वाला ही खरीदेंगे। दूसरी चीज जो इन्होंने इनिशिएट करी उस समय वो थी कोटा। अब कोटा क्या चीज है? देखो, कोटा मतलब किसी चीज की क्वांटिटी फिक्स कर देना। कोटा में इन्होंने क्या किया कि जो भी आप आइटम बाहर से इंपोर्ट करोगे उसकी जो क्वांटिटी होगी वो फिक्स्ड कर दी, कि इतने से ज्यादा यूनिट्स या इतने किलो से ज्यादा या इतने लीटर से ज्यादा या कोई भी इतनी यूनिट से ज्यादा आप इस चीज को बाहर से नहीं मंगा सकते। तो अब क्या हुआ कि इससे ज्यादा मैं मंगा ही नहीं सकती, अब मुझे अगर इससे ज्यादा की जरूरत तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोकल खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उनका एम ये था कि उन्हें इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है और अपने डोमेस्टिक फर्म्स को प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से। तो इसमें जो ये पॉलिसी थी प्रोटेक्शन की, जो वो इसलिए बनी थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस पोजीशन में नहीं होती अदरवाइज, अगर सरकार उनकी मदद ना करे टैरिफ और ये कोटा वगैरह चीजें लगा के, तो वो इस पोजीशन में नहीं होती कि वो जो डेवलप्ड इकोनॉमी से गुड्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट वो compete कर पाए। और दूसरी चीज सरकार ये भी सोचती है कि भाई शुरू में हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे और धीरे धीरे जब ये डेवलप हो जाएंगी, जब इनका एक मार्केट डेवलप हो जाएगा, लोग इनको जानने लगेंगे, इनसे सामान लेने लगेंगे, तो ये धीरे धीरे फॉरेन प्लेयर्स से compete करने के लिए तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सरकार इस तरह की चीजें, जैसे यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी में फॉरेन ट्रेड में लेके आई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और एक और चीज है, सरकार को ये भी डर उस समय पे था, जब आपकी कंट्री आजाद हुई थी तो ज्यादा फॉरेक्स वगैरह तो बचा नहीं था, तो उनको ये भी डर था कि अगर ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स हम खरीदते रहे तो जितना फॉरेक्स हमारे पास है, जितना फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास, वो तो इंपोर्ट का बिल देने में ही जो है वो खत्म होता रहेगा। और इससे क्या होगा कि हमारी जो इकॉनमी है उसकी हालत और बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि उस टाइम पे, मतलब 1980 तक की अगर मैं बात करूं, 1950 से 1980 तक, तो उन्होंने उस समय पे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया ताकि फॉरेन एक्सचेंज आए, और इंपोर्ट को उन्होंने उस समय पे डिस्करेज किया। तो ये टोटल अभी तक जितने भी वीडियोस हमने देखे, इसमें मैंने आपका पूरा चैप्टर 2 कवर कर दिया है, और जिसमें हमने 1950 टू 1990 आपकी जो इंडियन इकोनॉमी थी, वो सारे सेक्टर्स की क्या हालत थी, क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने उस समय लॉन्च की, ये सब हमने पढ़ चुके हैं हम। और ये लास्ट पार्ट मैंने आज अभी यहाँ पे कवर कर दिया। तो बेसिकली अगर आप 1950 टू 1990 का इंडियन इकोनॉमी देखो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, जो उसके अचीवमेंट्स है, पहले 7 प्लान्स को अगर आप देखो तो वो बहुत इम्प्रेसिव रहे। जो जीडीपी की ग्रोथ है वो एक, हम हमेशा मानते हैं कि जीडीपी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, और उस समय पे 1990 तक अगर आप देखोगे
तो 1950 से तो 6% की एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने लगातार जीडीपी में दिखाई है, जो कि एक बहुत कमेंडेबल चीज है कि आपका जीडीपी इतना उसमें कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से जा रहा था, कंटिन्यूसली इंडस्ट्री का जो शेयर है वो राइज हो रहा था और 6% की एनुअल ग्रोथ उस समय पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की चल रही थी। और जो आपकी इंडियन इंडस्ट्री है उस समय वो रेस्ट्रिक्ट नहीं रही थी कि भैया हमारे यहाँ तो बस कॉटन, टेक्सटाइल और जूट की मिलें ही हैं या सिर्फ आयरन और स्टील है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज ऐड हो गई थी, प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने आपको पढ़ाई, उनको प्रमोशन कर रही थी सरकार। तो उसमें बहुत लोगों के पास, जिनके पास कम पैसे थे, जिनके पास बहुत बड़ा लेवल पे लार्ज फर्म लगाने के लिए कैपिटल नहीं थी, वो लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी कि वो जो है वो आए और अपने यूनिट्स लगाएं। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो उसकी सिचुएशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी और 1990 तक चेंज हो गया। इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया। फूड प्रोडक्शन की भी अगर आप बात करें तो मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया है जिसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। प्लस बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि जमींदारी सिस्टम जो था बहुत ही हेटर्ड सिस्टम था उस समय पे, वो उससे हमें मुक्ति मिली, उसको एबॉलिश किया गया। और बहुत सारे अलग चेंजेस जो मैं भी आपको इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पढ़ा कर आई हूँ वो भी पढ़े। और लेकिन इसके बाद भी क्या था कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि पब्लिक सेक्टर को जो आपने इतना सारा डोमिनेंस दे दिया, इसकी वजह से इकोनॉमी की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। तो क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वो बहुत सारी यूनिट्स बहुत अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, लॉसेस में जाती थी, और गवर्नमेंट ने इतना एक्सेसिव रेगुलेशन कर लिया था प्राइवेट सेक्टर पे, हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना है, हर चीज के लिए अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो भी लाइसेंस लो, अगर आप नई यूनिट लगा रहे हो तो भी लाइसेंस लो। तो और अपने यूनिट्स जो है वो उनके अच्छे काम नहीं कर रहे थे। तो प्लस आपने जो है इंपोर्ट पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो जो हो क्या रहा था कि आपकी इकोनॉमी 1990 में वापस से एक रिफॉर्म की उसको नीड महसूस होने लगी कि भाई अब बहुत हो गया। 85-86 तक आते आते वापस कंगाली की तरफ हम आ गए थे, पैसे वैसे नहीं बचे थे। तो उस समय ये लगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी का रिफॉर्म जो है बहुत ज्यादा लेवल पे हमारी इकोनॉमी को उसकी जरूरत है, क्योंकि ग्लोबली पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। इंडिया पीछे है, इंपोर्ट नहीं करेंगे, लाइसेंस लगा के रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो अल्टीमेटली फिर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंटर हुआ, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। इसके सारे मैं आपको जो है कंटेंट उसमें प्रोवाइड कराऊंगी। तो उसमें भी जो है, तब तक के लिए प्लीज इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर 3 और आगे के चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं, वहां पे जाके अपना सिलेबस आप पढ़िए। थैंक यू। बने रहिए निधि गुप्ता क्लासेस के साथ।